ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, क्या है ये, सरफेस है। सरफेस का मतलब समझते हैं, सतह। ठीक है, आप क्या करते हैं, बॉडी को इधर से ऐसे फोर्स करते हैं, फोर्स देते हैं। ठीक है, तो बॉडी किधर मूवमेंट करेगी, अगर इधर से करेगी, सीधी सी बात है, बॉडी इधर मूवमेंट करेगी ना। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट की दिशा किधर है, इधर है। अगर बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना घर्षण किधर लगेगा, पीछे की ओर। ठीक है, आप चलते हो ना, ऐसे चलते हो कि नहीं चलते हो, चलते हो तो क्या करते हो, अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की तरफ दबाते हो ना, तब आप आगे की तरफ बढ़ते हो ना। तो ठीक है, हमेशा याद रखना अगर यहाँ पर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो हमेशा घर्षण किधर लगेगा बेटा, पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, घर्षण हम लोग इंग्लिश से शो करते हैं, कोफिशिएंट है, पता हम लोग क्या चीज़ है, ऐप से भी शो करते हैं, अलग अलग चीज़ हैं आगे, ऐसे स्मॉल ऐप से शो करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई वेट होगा, वजन होता है कि नहीं होता है। तो इसका जो पूरा का पूरा वेट है, भार है, जिसको हम इंग्लिश में वेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भार, वो हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं, पढ़े होते हैं बिल्कुल, तो पढ़े वो पूरा इसी का एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, यहाँ पर W क्या होता है, mg। ठीक है, अब भार अगर नीचे की ओर लगता है तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन रहता है, हमेशा याद रखना घर्षण बल किधर लगेगा, हमेशा फोर्स की विपरीत दिशा में या बॉडी की मूवमेंट की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो बॉडी का मूवमेंट आपका सीधी डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर, मतलब घर्षण किधर लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इस सरफेस पे एक बुक रखा हुआ है ना, तो इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या है, पूरा इसका जितना बॉडी दिख रहा है कंप्लीट, ये पूरा का पूरा क्या है, संपर्क तल इसका कनेक्ट है, बेल से कनेक्ट है कि नहीं है ना। लेकिन इनके हिसाब आप देखे होंगे, यहाँ पर देखो एक सरफेस रहता है, यहाँ पर एक गेंद रहती है। ठीक है, तो जब गेंद जो लगती है तो एक सर्टेन टाइम में, केवल एक ही समय में क्या होता है, गेंद का बिल्कुल कुछ ही से कनेक्ट होता है, पूरा इससे कनेक्ट रहता है क्या, रहता है क्या, नहीं। तो यहाँ भी क्या होता है, घर्षण होता है, यहाँ भी घर्षण हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी का सरफेस कितना सरफेस एरिया दूसरे के सरफेस एरिया से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये घर्षण में ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि कितना एरिया कनेक्ट हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बॉल बेरिंग देखे हो, यहाँ पर बॉल बेरिंग समझते हो, साइकिल देखो, कौन कौन साइकिल में आते हैं, ऐसा होता है, बॉल बेरिंग होता है ना। तो बेटा जो पैडल घुमाते हो ना, उसमें छर्रा फिट रहता है, बॉल बेरिंग। ठीक है, ऐसा छोटा सा रहता है, कभी देखे हो छर्रा का कभी फूट गया, ऐसे करके बोलते हैं साइकिल का, देखे हो ना, सुने हो नहीं, तो इसमें बॉल बेरिंग पूरा कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो जितने बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, ठीक है, जिनको आसानी से ऑपरेट करना होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसके घर्षण का जो सरफेस एरिया है ये बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया के साथ अगर कनेक्ट होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा तो हमें नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, वो सड़कों पे आसानी से इसलिए चल पाती हैं क्योंकि उसमें से फ्रिक्शन के नियम को ध्यान में रखा जाता है। 2-3 टाइप के घर्षण होते हैं, जैसे कि स्थैतिक घर्षण होते हैं, सर्फी घर्षण होते हैं, लोटनिक घर्षण होते हैं। तो लोटनिक घर्षण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग में क्या होता है, ऐसे जब साइकिल चलाते हैं ना, तो क्या होता है, साइकिल ऐसे चलता है तो बॉल बेरिंग इसमें बीच में ऐसा आपका वो एंगल कनेक्ट रहता है, तो ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, तो ये छर्रे भी है ना उसके साथ ऐसे ऐसे घूमते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन हमारे जो पावर जनरेट किया जाता है उसका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मिलता है, तभी साइकिल आसानी से बढ़ पाती है। अगर बॉल बेरिंग हटा दिया जाए, सिर्फ क्या रख दिया जाए, एंगल कनेक्ट करके फिर पैडल को रख दिया जाता है, आप साइकिल को घुमा भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा चक्के को खींचने के लिए, तो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया काम करता है। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन टाइम, ये बॉल बेरिंग नहीं पता रे, नहीं देखो साइकिल में छर्रा फोड़ के नहीं देखो, छोटा सा निकलता है। हाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पैडल घुमाते हो ना, साइकिल चलाते हो नहीं, तो ऐसे बीच से एक मोटा सा एंगल कनेक्ट होता है, इधर निकला रहता है, और दोनों तरफ क्या होता है, ऐसे लंबी लंबी पट्टियों से आपका पैडल कनेक्ट होता है। तो ऐसे ऐसे चलाते हो ना, तो अंदर में कनेक्ट रहता है छर्रा को जो होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉल बेरिंग बेटा। तो इसके बीच में ऐसे कनेक्ट रहता है, तो ऐसे ऐसे जब पैडल घुमाते हो ना, तो इसके साथ साथ बॉल बेरिंग भी पूरा घूमते जाता है, ऐसे राउंड 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 पूरा, फ्रिक्शन के मान को कम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, बॉल बेरिंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, गेंद का लुढ़कना,
ये भी रोटरी घर्षण के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कम से कम सरफेस एरिया करंट होता है और लगातार ऐसे 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 बॉडी मूवमेंट करती जाती है। लिखो, इसी में लिखना, पहला पॉइंट लिखो ना, दूसरा पॉइंट लिखो, संपर्क तलों को चिकना करने पर, संपर्क तलों को चिकना करने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। संपर्क तलों को चिकना करने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। अब क्या होता है, ध्यान देना, घर में आप नॉर्मल सरफेस पे चलते रहते हो, कभी कभी क्या होता है, कहीं पे तेल गिर जाता है, कहीं पे पानी गिर जाता है, टाइल्स में चलते हैं, पत्थर में चलते हैं, तो क्या होता है, अचानक से हम स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, जो आपका संपर्क तल है ना, उसको चिकना करने का काम कर दिया। जो पानी गिरा ना, वो क्या कर दिया, चिकना कर दिया। और पानी से ज्यादा तो तेल खतरनाक होता है, अगर तेल गिर जाए कहीं पे, आपको पैर पड़ जाए, तो क्या होता है, एकदम आसानी से स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो भी क्या करता है, संपर्क तल को चिकना करने का काम कर देता है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती है, काई रहता है, गोबर रहता है, ऐसा। लेकिन वहीं पे क्या है, अगर वो संपर्क तल थोड़ा पूरा हो तो आसानी से चल पाते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा सरफेस चिकना हो जाता है ना, तो आसानी से स्लिप कर जाते हैं। तो यही लिखा है इसमें, आप कुछ नहीं, संपर्क तल को चिकना करने का घर्षण बल का मान कम होता है। लिखो, घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। घर्षण का नहीं, अभी मत लिखो, कुछ भी नहीं है इसका कारण, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। इसको अलग अलग पॉइंट तक को बनवाएंगे, ज़्यादा लेंदी मत बनाओ, नॉर्मल जैसा एग्जाम में आता है उस पैटर्न में पढ़ो। पहला लिखो स्थैतिक घर्षण, पहला स्थैतिक घर्षण, और दूसरा उसी में लिखना गतिक घर्षण। दो प्रकार के घर्षण होते हैं, पहला स्थैतिक और दूसरा गतिक। स्थैतिक घर्षण डालिए, पहला पॉइंट लिखो इसमें, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, किंतु वह वस्तु स्थिर ही रहती है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है, किंतु वह वस्तु स्थिर ही रहती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, यहाँ पर देखो, सेम एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, मैं इधर से क्या करता हूँ, एक फोर्स यहाँ पे जनरेट करता हूँ, ऐसा इधर से एक फोर्स लगाता हूँ बॉडी में। ठीक है, ताकि बॉडी क्या हो जाए, बॉडी का मूवमेंट आगे की तरफ हो जाए। लेकिन होता क्या है, ये बॉडी में हम जो फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स इतना नहीं है कि इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दे या फिर इस बॉडी में मोमेंटम ला दे, आगे बढ़ा दे इस बॉडी को। इतना फोर्स हम नहीं लगा पा रहे हैं, कम से कम फोर्स है। या फिर सीधी सी बात कहें तो इस बॉडी का जितना वजन है उतना फोर्स बल हम नहीं लगा पा रहे इस बॉडी पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बॉडी आगे जाना तो चाहती है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि हम उसको उतना फोर्स नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों के मध्य में, संपर्क तलों के मध्य क्या होता है, एकदम हल्का फुल्का फ्रिक्शन होता है, लेकिन घर्षण होता है, लेकिन इतना घर्षण नहीं होता है कि बॉडी आगे ट्रांसफर हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे घर्षण को हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, बॉडी में मूवमेंट होना चाहता है, बॉडी आगे जाना चाहती है, लेकिन नहीं जा पा रही है। रीजन क्या रहता है, फोर्स का मान कम है ना। ठीक है, फोर्स का मान अगर बॉडी वेट से अधिक हो जाए तो बॉडी आगे बढ़ जाएगी। बॉडी समझ में आता है, वस्तु, फोर्स मतलब बल, ठीक है, मूवमेंट मतलब गति। ये समझ गया, एक वस्तु को दूसरे की वस्तु के ऊपर चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक वस्तु को देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो सरफेस हो गया,
ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ये तो सरफेस है, कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, यहाँ भी समझ में आता है। आप देखो ये क्या है, ये बेंच तो वस्तु है ना, ठीक है, तो इस पे रखा हुआ है। अब क्या हो गया, इस बुक को अगर मेरे को इस बेंच के ऊपर चलाना हो ऐसा, तो अब दोनों वस्तु है ना, दोनों की दोनों वस्तु है। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए जो बल लगाया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालो गतिक घर्षण। इसमें लिखो दो संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न होने के पश्चात, दो संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। दो संपर्क तलों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहते हैं हम लोग, गतिक घर्षण कहते हैं। अब देखो सेम चीजें हैं, गतिक घर्षण में भी क्या है, अब मैं यहाँ से फिर से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर से फोर्स लगा रहा हूँ और वही बॉडी है, सेम टू सेम वही बॉडी है। अब क्या हो रहा है, मैं जितना इसका बॉडी वेट है ना, जितना इसका बॉडी वेट है मतलब कि इसका जितना द्रव्यमान है उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या करूँ, ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ ताकि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी में मूवमेंट हो, बॉडी में हल्की फुल्की गति हो। ठीक है, तो अगर बॉडी चलने लग जाए, इस सरफेस पे चलने लग जाए, आगे बढ़ने लग जाए, तो उस टाइम पे जो घर्षण होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों समझ में आया। पहले केस में क्या था, बॉडी में हम फोर्स लगा रहे थे, बल लगा रहे थे, लेकिन ठीक है, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों संपर्क तलों के मध्य बहुत हल्का फुल्का फ्रिक्शन होता है जो हमको नजर नहीं आता है। ठीक है, तो उस टाइप के घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण के अंदर क्या होता है, बॉडी में आप फोर्स लगाओगे, बॉडी में मूवमेंट होगा, बॉडी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में घर्षण होता है। तो ऐसे घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखो गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला सर्पी घर्षण, पहला क्या है, सर्पी घर्षण, और दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। दूसरा लोटनिक घर्षण। ठीक है, ये दोनों इसके टाइप्स हैं। सर्पी घर्षण में लिखना, पहला हेडिंग डालो सर्पी घर्षण, उसमें डेफिनेशन लिखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो घर्षण हो रहा है अभी जो फिसला के दिखा रहा है सबूत, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसल रही है कि नहीं फिसल रही है, तो सर्पी घर्षण का एग्जाम्पल है। तो बुक का बेंच पर फिसलना क्या है, सर्पी घर्षण।
हाँ फिसलती है तो सर्पिल घर्षण। लेकिन अभी जो बॉल बेरिंग वाला एग्जांपल दिए ना उसमें क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती नहीं है, उसमें अलग टाइप का फ्रिक्शन होता है, तो उसका एग्जांपल अभी लोटनिक घर्षण हुआ। अभी बताऊंगा अलग अलग चीजें हैं दोनों। और बॉल का सरफेस पे लुढ़कना ये देखूंगा बताऊंगा कैसा। तो इसमें क्या होता है, बॉल ऐसे लुढ़कते 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 आगे बढ़ती है, तो उसमें फिसलती है क्या एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर? नहीं, ये क्या कर रहा है, लुढ़कते जाता है। लुढ़कता है कि नहीं लुढ़कता है, बॉल आगे बढ़ते जाता है लुढ़कते लुढ़कते। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लोटनिक घर्षण का एग्जाम्पल। ठीक है, और किसी वस्तु क्या चीज, ये भी तो फिसल है एक तरीके से चल रहा है। हाँ तो दोनों का फिसलने का तरीका अलग है ना। इसमें क्या देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसका कंप्लीट सरफेस एरिया दूसरे बॉडी के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। नीचे का एरिया देखो, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल किसमें है, पूरा का पूरा नीचे वाली बॉडी के साथ कनेक्ट है, और ये एक दूसरे के साथ फिसलन मेथड से क्या हो रहा है, फिसल रहा है, फिसल ही नहीं। लेकिन बॉल के कंडीशन में देखो, बॉल के कंडीशन में क्या बॉल का पूरा एरिया बॉडी के साथ कनेक्ट है क्या सरफेस के साथ? नहीं है ना। इसमें क्या हो रहा है, बॉल लुढ़कते हुए जाती है तो एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन एरिया ही उसके साथ क्या होता है, कनेक्ट रहता है, मतलब लुढ़कना होता है इसका। इस कंडीशन में इसको लोटनिक घर्षण के एग्जाम्पल बोलते हैं। और किसी मेज पर बुक का फिसलना क्या कहलाएगा, सर्फिल घर्षण का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, दोनों में घर्षण होता है लेकिन दोनों घर्षण अलग अलग है। इसका उदाहरण लिखोगे तो लिख लो, उदाहरण भी आई से यही दिया होगा बुक में, यही वाला दिया है आप। यही दिया है, सेम लिखो उदाहरण, लिख लो उदाहरण इसका। पुस्तक को मेज पर चलाने के लिए, नहीं वैसे मत लिखो, ऐसा लिख लो, पुस्तक का मेज पर फिसलना, बस उदाहरण ऐसे लिखिए, पुस्तक का मेज पर फिसलना सर्पिल घर्षण का एग्जाम्पल है, पुस्तक का मेज पर फिसलना। बस हो गया। नेक्स्ट है डालो लोटनिक घर्षण। लोटनिक, इसमें कुछ नहीं है रे, ऐसे छोटा छोटा आता है। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक विराम कोण एक घर्षण कोण, बाकी सब छोटा छोटा 3 क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं है। विराम कोण घर्षण कोण, ठीक है, आप लोग के बस यही 2 पढ़ के चले जाना, एग्जाम से पक्का है। ठीक है, जो बार है वही बता, विराम कोण या घर्षण कोण, पक्का एक क्वेश्चन का सही। शुरू से लेकर आखिर तक जितना पढ़ना सबको बताना। हाँ, इस चैप्टर से तो बता रहा हूँ, यही 2 आते हैं, तो सर एक बार विराम कोण पूछेगा, दूसरी बार घर्षण कोण पूछेगा, बस आगे क्या बोल, विराम कोण। अभी से मत ठीक, प्रार्थना भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, रहने में बताऊंगा। क्या पढ़ना है वही बस। विराम कोण घर्षण, और ये सब तो ऐसे भी नहीं बोलोगे तुम लोग। लोटनिक घर्षण डालने हेडिंग, चलो लिखो नेक्स्ट, आगे लिखो इसमें। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, इसमें एग्जाम्पल लिखे क्या, गेंद का फर्श पर लुढ़कना, और एग्जाम्पल है हाँ बॉल बेरिंग लिखो। दूसरा उदाहरण लिखो बॉल बेरिंग क्या लिखोगे, बॉल बेरिंग। हाँ दूसरे एग्जाम्पल लिखो बॉल बेरिंग। ये वर्डिंग समझ नहीं आता ना क्या चीज़ है, ये बेयरिंग क्या है? बता रहा हूँ। बॉल बेयरिंग। चलो तो रोलर बेयरिंग देखेंगे। शट अप। अच्छा बताओ मेरे, ये बॉल बेरिंग का एग्जाम्पल है, देखो इसमें क्या होता है, वही है ये चीज़ें। अब कभी सुने हो बेरिंग फट गया, दुकान में कभी साइकिल लेकर बनवाने जाते हो, बोलता है दुकानदार बेरिंग फट गया। कभी कभी ऐसे चलाते जाते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, पैडल चलाते हो तो आवाज़ करता है कभी कभी साइकिल, किरकिर आवाज़ करता है ना, तो उसका मतलब होता है बॉल बेरिंग खराब हो गया या फटने वाला है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें ग्रीस डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं, तो उसका साउंड बंद हो जाता है,
होता है कि नहीं होता है? अब चैन नहीं है, चैन नहीं है। मेरे यहाँ अगर कल बॉल बेरिंग होगा ना तो मैं लेके आऊंगा, घर में पड़ा होगा। छोटा सा रहता है बॉल बेरिंग, पैडल रहता है, ऐसे घुमाते ना पैडल तो अंदर में लगा रहता है, दोनों तरफ दोनों पैडल के बॉल बेरिंग लगा रहता है। नट नहीं है बेटा, यहाँ पे ना अक्सर ऐसे कनेक्ट रहता है आप पर। टाइम पर बात नहीं करना समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ दिख रहा है, अरे वहाँ भी दिख रहे हैं, जाओ बॉल बेरिंग के अंदर दिख रहा है। चलो अगर वो होगा तो मैं कल बॉल बेरिंग लेके आऊँगा, घर में पड़ा होगा कहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं ये टॉपिक खत्म कर। हाँ ये इसको अंदर से घर से लेकर लाएंगे सर। ये बहुत सारे जगहों में इस्तेमाल होता है, बॉल बेरिंग होता है, रोलर बेरिंग भी होता है। बड़े बड़े जो ट्रकें भी होती है ना, किस मेथड से चलती है? बॉल बेरिंग मेथड से चलती है। बड़े बड़े ट्रकें होती है, उसमें लंबा सा ऐसे एंगल लगा दिया जाता है, दोनों तरफ चक्के कनेक्ट कर दिया जाता है। तो चक्का जो घूमता है किस पर घूमता है पता है? ये हो गया अंदर में बॉल बेरिंग लगा है, इसके ऊपर में ऐसे चक्का लगा रहता है ऐसा, ठीक है? ये ऐसा मोटा चक्के की मोटाई रहती है टोटल। ये देखो ऐसा चक्का बना रहता है, अंदर में बॉल बेरिंग फिट रहता है, और यहाँ से ऐसे मोटा एक्सल निकला रहता है, ऐसे एक्सल, और इधर पर दूसरा चक्का लगा रहता है, ये पूरा ऐसे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों चक्के ऐसे से घूमते हैं ना, घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? एक्सल कनेक्ट रहता है, अंदर में पूरा चक्के के अंदर में ऐसे बॉल बेरिंग लगा रहता है दोनों तरफ। ठीक है, हाँ चक्के के अंदर में, केंद्र में, ठीक है, बीच में फिट रहता है, एकदम अंदर में फिट रहता है, दिखता नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे एक्सल निकल रहता है, इधर एक लंबा सा एक्सल ऐसे एंटर कनेक्ट रहता है। हाँ एक्सल मतलब बेटा रॉड, अंदर में रॉड से टेप करेंट है, दोनों तरफ लगा, बीच में देखना साइकिल के बीच में इतना मोटा ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे पैडल लगा होगा ऐसा। ठीक है, उसमें क्या रहता है, दिखाई नहीं देता है अंदर, फिर ऐसा पतला सा मतलब कि पतला सा एक्सल निकला होगा, मतलब रॉड निकला होगा, उसमें एक तरफ ऐसे पैडल फंस रहता है, एक तरफ ऐसा, फिर उसमें ऐसे लंबे से ऐसे लगा के क्या कर देते हैं, पैडल फंसा देते हैं दोनों तरफ, फिर पैडल ऐसे ऐसे चलाते हैं नहीं। ठीक है, तो अंदर बीच वाला हिस्सा घूमता है, अंदर घूमता है कि नहीं घूमता है, उसमें फिट रहता है बॉल बेरिंग। चैन नहीं है, चैन को कौन घुमाता है? तो अंदर में बॉल बेरिंग फिट रहता है, फिर चैन पीछे घूमता है, पीछे भी बॉल बेरिंग फिट रहता है, चक्का भी चलता है, पीछे में एक बॉल बेरिंग, आगे में 2 बॉल बेरिंग, ऐसा है, पीछे में भी आगे में। मैं तुम लोग के लेना कहाँ पे, मेरे यहाँ तो नहीं होगा, हाँ पंचम के यहाँ से मैं बॉल बेरिंग बंद कराऊंगा, ठीक है, तब दिखाऊंगा। अरे यहाँ पे साइकिल स्टोर है उसके पास, ठीक है, उसके यहाँ से लाऊंगा ना बॉल बेरिंग, तब दिखाऊंगा, ठीक है क्या चीज़। हाँ लाऊंगा, ठीक है, मैं बॉल बेरिंग लेके आऊँगा, टेंशन नहीं है। अरे तो तुम्हारा साइकिल खोलना पड़ेगा, जितना का साइकिल है तो खुलेगा नहीं, बाहर से नहीं दिखेगा बॉल बेरिंग, अंदर में ही है। चलो नहीं तो कल पाना वाना लेके आऊँगा, साइकिल का चेतना का साइकिल का पोस्ट मार्टम करेंगे। स्कूटी तो लेके आएंगे ना, स्कूटी का पोस्ट मार्टम करेंगे, स्कूटी में भी बॉल बेरिंग फिट रहता है। रजनी का साइकिल तो रोज लाती है ये। हाँ चलो, पैदल आ जाऊंगी। अरे चलो नेक्स्ट ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग के पास। इसको अंदर लिखने के सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में अंतर तुम लोग लिख के लाना, ठीक है, घर से लिख के लाना, टाइम कम होता है यहाँ पे, ज़्यादा लिख पाएंगे, ठीक है, घर से लिख लेना इसको। सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में अंतर लिख ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट में दिया तो फिर सर तो लिख पाए नहीं थे, तो आप कहाँ से सर ये लोटने की बेलन है ना? हाँ बिल्कुल बेलन है, ठीक है, मेरे में ना बेलन दिया है। हाँ लोटनी घर्षण बेलन घर्षण के एग्जाम्पल है, पहले जमाने में बेलन भी, बेलन से धान की मिजाई मिजाई करते थे। बेलन से धान, हाँ बेलन से धान। अरे रोलर देखे हो, सड़क में जो रोलर चलता है मोटा मोटा दिख सड़क दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हाँ वो भी क्या है, रोलर है, ठीक है, वो जब कंपन ज़्यादा तेजी से कंपन करता है तो हम लोग भी हिलने लग जाता है, ठीक है, तो रोलर देखो नहीं, रोलर भी क्या है, लोटनी घर्षण के एग्जाम्पल है, लिखोगे तो लिख लो रोलर है, ठीक है,
बेलन घर्षण, लोटनी घर्षण सब एक ही चीज है। बॉल का लोड अपना लोटनिक है, बेलन भी घर्षण क्या है, लोटनिक घर्षण ही है। चलो नेक्स्ट लिखो घर्षण के नियम। पहला पॉइंट लिखो घर्षण, घर्षण गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, बुक में एकदम लेंदी टाइप का दिया है, जब मतलब ही वही है तो लिख के क्या हो फर्क नहीं पड़ता। घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट लिखो घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा सदैव संपर्क तलों के समांतर एवं स्पर्शी होती है। घर्षण बल की दिशा सदैव संपर्क तलों के समांतर, घर्षण बल की दिशा सदैव बल के समांतर तथा स्पर्शी होती बोले ना, मतलब कि क्या हो गया घर्षण, ये देखो घर्षण क्या हो रहा है, बॉडी ऐसे अगर इधर आगे बढ़ रही है तो घर्षण किधर लगता है, पीछे क्यों लगता है। ठीक है, तो क्या होता है जो घर्षण बल सदैव जो समांतर इसका सरफेस रहता है ना उसी के पैरेलल कार्य करता है, मतलब कि समांतर कार्य करता है, लेकिन स्पर्शी भी होता है। तो समांतर का मतलब इसी के पैरेलल चलना। ठीक है, मतलब कि अगर बल इधर लग रहा है तो उसी के पैरेलल में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे क्यों लगता है, मतलब कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और साथ ही स्पर्शी मतलब कि दोनों सरफेस का कनेक्ट रहने क्या कहलाता है, स्पर्शी कहलाता है। स्पर्श बोलते हो ना जिसका अपोजिट, वही चीज होता है। सीमांत घर्षण बल का मान, सीमांत घर्षण बल का मान क्या नया वर्डिंग आ गया, चलो लिख लो फिर इसको एक्सप्लेन करो मैं क्या चीज है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मीनिंग समझाऊंगा, थर्ड नंबर का मीनिंग अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, इसका ना पहले सीमांत घर्षण बताऊंगा तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ नंबर लिखो सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, हाँ इसी में फोर्थ लिखो सीमांत घर्षण का मान, का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिफ्थ पॉइंट लिखो सीमांत घर्षण का मान, सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के, संपर्क तलों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को समझने के लिए आप एक नेक्स्ट हेडिंग डालो छोटा सा, उसको पहले समझो तब समझाऊंगा क्या चीज़ है। हेडिंग डालो सीमांत घर्षण। ठीक है, आप अगर सीमांत घर्षण समझ में आएगा तभी चारों पॉइंट में समझाऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सीमांत घर्षण, नहीं मिलेगा प्रार्थना ढूंढना पड़ेगा उसे। ठीक है, इससे निकाल के लिखवा रहा हूँ सीमांत घर्षण। लिखो सीमांत घर्षण में सीमांत रे सीमांत का अभी क्या लिखे, अभी इतना देर से क्या लिख रहे हो, सीमांत घर्षण। अभी तुम लोग बोले कि सर लिखने आता है करके, सीमांत घर्षण सही लिखे हो? इधर देखो क्या लिखो सीमांत घर्षण ऐसे लिखो, आधा ना है वो भी सीमांत घर्षण को देख लेता हूँ बेटा मैं भी। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग लिमिट, लिमिट समझते हो? अरे समझ में आ जाएगा, इसको कभी बोलोगे नहीं। अब एक्सप्लेन करो मैं क्या चीज है। देखो इसका लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो इसका, डेफिनेशन लिखो। पहली वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर ठीक चलने को तैयार हो, ठीक चलने को तैयार हो जाती है।
चलने को तैयार हो जाती है, चलने को तैयार हो जाती है, इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। तथा इस स्थिति में वस्तुओं के बीच होने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं, घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। यहाँ पर वर्डिंग आया है, इससे पहले समान घर्षण बीच में लिखो सीमांत संतुलन की स्थिति लिखे हो ना, तो होता क्या है देखो, यहाँ पर क्या होता है, सेम चीज है। यहाँ पर देखो ये बॉडी है, ठीक है, सरफेस से कनेक्ट है, मैं इधर से क्या करूँगा, इससे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, अब क्या होता है, फोर्स लगाते जा रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, जितना बॉडी वेट है मेरा फोर्स उतना भी नहीं है फिलहाल प्रॉपर, ठीक है, तो इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है, जब मैं लगातार फोर्स का मान बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है, लगातार फोर्स लगते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका जितना बॉडी वेट है, मतलब कि वस्तु का जितना द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान से हमारे फोर्स का मान थोड़ा अधिक हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, अब जस्ट वस्तु क्या होती है, मोशन में आने वाली, एकदम जस्ट अब आने ही वाली है, अभी तक आई नहीं है, आने ही वाली है। तो जस्ट मोशन में आने से पहले की जो स्थिति होती है ना, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। और इस स्टेज में जो घर्षण होता है बिल्कुल इसी टाइम पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। अगर नॉर्मल सरफेस में समझ नहीं आ रहा है तो क्या करो, यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा एक क्या होता है, ऐसा हम लोग एक नॉर्मल सा ऐसा ऊंचा सा भाग बनाते हैं, ऐसा। अब क्या होता है, यहाँ पर एक ब्लॉक होता है, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा क्या होता है, उभरा हुआ भाग है ना, ठीक है। अब यहाँ से आप फोर्स लगा, ठीक है। अब पहले की अपेक्षा क्या होता है, पहले तो फोर्स लगाते तो आसानी से ये आगे बढ़ने वाला था, थोड़ा सा जैसे ही फोर्स का मान इसकी बॉडी वेट से अधिक होता तो आगे बढ़ जाता। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप जो फोर्स लगाओगे तो यहाँ जितना फोर्स लगाए थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये नॉर्मल सरफेस नहीं है ना, थोड़ा सा उठा हुआ है सरफेस, ठीक है। तो क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद जब फोर्स का मान लगातार बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद बॉडी आगे मूवमेंट करना शुरू करेगी। तो बॉडी जस्ट मूवमेंट करना यहाँ पे शुरू करेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इसी पॉइंट पे जो स्थिति होती है, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। और इसी समय जो बॉडी होती है और दोनों संपर्क स्तरों के बीच घर्षण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। तो यही होता है, ये वाला स्टेज जो होता है ना, सीमांत घर्षण कहलाता है। आप अभी जो थ्योरी लिखे उसमें वही लिखे हो, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ठीक चलने को तैयार हो जाती है, लिखे हो ना, तो इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, मतलब कि जस्ट मूवमेंट होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, तो वो वाला जो कंडीशन होता है ना, सीमांत संतुलन कहते हैं। इसी को आप लोग इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिख लिया ना। आप देखो, अब घर्षण के नियम लिखे, उसमें तीसरा पॉइंट देखो, घर्षण के नियम में तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिखे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये देखो ये आधार क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर बॉडी का मूवमेंट इस तरफ है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो इसी को दर्शाते हैं हम लोग बेटा एफ एस, ठीक है। यही चीजें हैं सीमांत घर्षण। तो इधर क्या होता है, बॉडी अगर इधर मूवमेंट करेंगे तो इधर आएगा। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया ना, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये एफ एस, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो वहाँ पर जो थर्ड नंबर लिखा ना, उसका मतलब ये है, ठीक है। सीमांत घर्षण क्या होता है, आर के अनुक्रमानुपाती है। विलंब एफ ये है, एफ एस ये है समांत घर्षण, एफ एस क्या है, सीमांत घर्षण है, ठीक है। यहाँ पे एफ एस में इसको कहीं पे थ्योरी नहीं दिखा हूँ, लिखवाना पड़ेगा, लिख लो। अभी तक जो लिखे हो ना उसमें लास्ट लाइन में लिखो,
सीमांत घर्षण को Fs से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, सीमांत घर्षण को Fs से प्रदर्शित करते हैं। कैसे लिखोगे? कैपिटल F लिखोगे, नीचे में छोटू सा S लिखोगे, ठीक है। सीमांत Fs। क्या हो गया? प्रार्थना बहुत खुश है एकदम। सारे चैप्टर देख के अच्छा लग रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा चलो, पहला ऐसा कोई चैप्टर है जो प्रार्थना को पसंद आया है। सरफेस, सतह। हाँ, सरफेस क्या है? सतह। कोई वर्डिंग अगर समझ में नहीं आता है, इंग्लिश में आता है, पूछा करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है। अभिनव प्रतिक्रिया, देखो ये जो प्रतिक्रिया दिख रहा है ना, इसको प्रतिक्रिया पर बोलते हो ना, यही है। अब अभिलंब क्यों बोलते हैं, इसका मीनिंग बता देता हूँ। अभिलंब क्या होता है बेटा? यहाँ पर देखो, ये मान के चलिए कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है ना, तो इस पर 90 डिग्री में अगर कोई लंब डालता है, ठीक है, मतलब कि मेन एक्सिस में, आपको मेन एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाला मेन एक्सिस दिख रहा है, तो 90 डिग्री में अगर कोई लंब डालो ना, तो ये क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो इसको हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एकदम 90 डिग्री में बीचों बीच लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखो, ये बॉडी है तो इसके बीचों बीच लगता है, है ना? हाँ, अभिलंब वही चीज़ है। पढ़े हो गए चीज एट 9 से नहीं ठिनठिनी बजाएंगे वो लगाएंगे। हाँ, ठिनठिनी बजाएंगे बोला। 4 नंबर देखो, घर्षण के नियम में 4 नंबर क्या लिखे हो? सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ध्यान देना, सीमांत घर्षण, अगर देखो यहाँ पर एक मान के चलता हूँ, एक बॉल है, ठीक है, ये देखो ये बॉल है, बॉल रख दी है। अब क्या होता है? मेरा मान के चलिए समतल तल ऐसा, चट्टान नहीं है, टाइल्स है, खुरदुरा टाइल्स घर में लगाते हो, अरे चलने के लिए बाहर पहले से टाइल्स करता है, उस टाइप का है। और दूसरा देखिए, हाँ, अब ये क्या है? ये भी बॉल है, देखो ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ठीक है। तो देखो, अब मेरे को बताओ, यहाँ पर अगर ये बॉल लुढ़केगी, ठीक है, लुढ़केगी ना, ठीक है, तो इस बॉल को चलने के लिए ये बॉल क्या होता है? यहाँ पर ज़्यादा दूरी तक जाएगी बॉल कि यहाँ ज़्यादा दूरी तक जाएगी? यहाँ ज़्यादा दूरी तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों जाएगी? सरफेस चिकना है ना, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक जाएगी, फिर रुकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? फ्रिक्शन का मान इसके कंपेरिजन में कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो अगर लुढ़कते जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा फ्रिक्शन लगाई हो जाएगा, लगेगी नहीं लगी, मतलब कि बॉडी को ज़्यादा ताकत लगेगी लुढ़कने के लिए, लगेगी ना, ठीक है। फिर लुढ़कते जाएगी, तो यहाँ पर एक निश्चित दूरी में आकर रुक जाएगी, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएगी क्योंकि ये सरफेस चिकना सरफेस है। तो 4 नंबर यही कहता है, क्या कहता है? सीमांत घर्षण तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये तल कैसा है, ठीक है, तल तो बड़ खाबड़ है, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होता है तो वस्तु जल्दी रुक जाएगी। अगर तल चिकना है, सरफेस क्या है? चिकना है, तो फ्रिक्शन का मान क्या होगा? कम होगा, तो क्या होता है? बॉडी ज़्यादा दूर तक जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट हम अगर खुरदुरी टाइल्स पे चलते हैं, खुरदुरी जगह पे चलते हैं, तो क्या होता है? हमें प्रॉपर फ्रिक्शन मिलता है तो अच्छे से चल पाते हैं। लेकिन एकदम चिकना सतह हो तो सोच समझ के चलना पड़ता है। घर में क्या होता है? अगर टाइल्स में पानी गिर जाए तो चलने के पहले सोचना पड़ता है कि कैसे चलो, एकदम धीरे चलते हैं। जहाँ भी फिसलन होती है तो एकदम हल्के पाँव से चलते हैं ताकि मैं फिसल ना जाऊँ। तो वहाँ पर क्या होता है? सरफेस एकदम ज़्यादा चिकना हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत भी खुरदुरा सरफेस रहा तो एकदम आसानी से चलोगे, चाहे कितना भी बारिश हुआ रहा, चाहे कुछ भी हुआ है, ठीक है। तो ये रीज़न है। मैं भी मन सोचता हूँ घर में अगर वो हॉल में क्या होता है, कभी भी ऐसे पानी गिरता है ना तो टाइल्स से पूरा पानी घुस जाता है। ऊपर में जाने से पहले सोचता हूँ जाओ कि ना जाओ। फिसल भी गया था, क्योंकि बताया था 2-3 दिन पहले पानी गिरा था, फिसल गया था, तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन क्या होता है, कभी कभी लाभदायक भी है लेकिन कभी कभी हानिपूर्ण भी है, ठीक है। ये डिपेंड। चलो इतना हो गया। अब कल से पढ़ेंगे बेटा हम लोग घर्षण गुणांक और कल ही पढ़ेंगे घर्षण कोण विराम। आइए उसको कल चैप्टर खत्म हो जाए। अरे हाँ यार, न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है ना, करा दो। नहीं कराऊंगा, ऐसे नहीं।